नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका। पिछले जी 2 नमस्कार हफ्ते सुनील से जी। लगातार हमारे दर्शक इंतजार करते रहे, लेकिन आपकी व्यस्तता की वजह से हम शो नहीं कर पाए। जी बहरहाल अरविंद जी, आपने कुछ सनसनीखेज जानकारी इस बार कॉलम में लिखी है कि नंदू भैया के जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय जी को खंडवा से लोकसभा लड़ाया जा सकता है। देखिए, बंगाल के चुनाव के बाद कैलाश विजयवर्गीय की पार्टी पे क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर अभी बड़ी चर्चाएं हैं। हो सकता है पार्टी उन्हें केरल जैसे किसी राज्य में चुनाव को बहुत आक्रामक तरीके से लड़ने में, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय माहिर है इसलिए वहां भेजे। लेकिन मध्य प्रदेश में खंडवा में उपचुनाव होना है। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यहाँ रिक्त हो गया है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2014 में जब नंद कुमार सिंह चौहान लोकसभा चुनाव का मौका था और नंद कुमार सिंह चौहान की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा चली थी, तब भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग और जिसमें खासकर अर्चना चिटनिस जिसकी अगुवाई कर रही थी, उसने बड़ा कड़ा विरोध किया नंद कुमार सिंह चौहान की उम्मीदवारी। और नंद एक स्थिति ऐसी लग रही थी कि शायद नंद कुमार सिंह चौहान को पार्टी टिकट न दे। लेकिन तब कैलाश विजयवर्गीय वहां गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया, उनकी जिन मुद्दों पर नंद कुमार सिंह चौहान से नाराजगी थी उसे दूर करवाई, अर्चना चिटनिस को समझा और अंततः नंद कुमार सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़े और जीत। अब नंद कुमार सिंह चौहान के आकस्मिक अवसान से जो सीट रिक्त हुई है, यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। यहाँ पर एक तो पहला मामला ये है कि नंद कुमार सिंह चौहान का जो सबसे मजबूत दावेदार है अर्चना चिटनिस, लेकिन जो नंद कुमार सिंह चौहान का गुट है वो किसी भी हालत में अर्चना चिटनिस को उम्मीदवार के रूप में नहीं स्वीकारेगा। दूसरा, पूर्वी निर्माण की एक खासियत रही है कि यहाँ अगर पार्टी का कोई स्थापित नेता यदि बगावत करके चुनाव लड़ता है तो जनता उसे बहुत प्रतिसाद देती है। शिव कुमार सिंह और सुरेंद्र सिंह शेरा ये 2 उदाहरण है। बड़े शिव उदाहरण। कुमार सिंह भी निर्दलीय होकर चुनाव लड़े तो जीते, तो शेरा उनके भाई वो भी बरहानपुर से पिछली बार उन्होंने अर्चना चिटनिस को शपथ दी। तो भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में ये बात भी है कि ऐसा ना हो कि अर्चना चिटनिस की उम्मीदवारी असंतोष पनपे और नंद कुमार सिंह के बेटे हर्षवर्धन मैदान संभाल लें और दिक्कत आ जाए। और खंडवा चूंकि परंपरा का क्षेत्र है, कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ध्यान है इस सीट पे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जो उपचुनाव होने तक बंगाल के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, पार्टी उन्हें खंडवा से जो है उम्मीदवार के रूप में मैदान में ला सकती है। क्योंकि यह तो तय है कि कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका में है। और ऐसी स्थिति में पार्टी यदि उन्हें यहाँ मौका दे देती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पार्टी खंडवा सीट को हर हालत में अपने कब्जे में रखना चाहेगी। और बिना किसी विवाद में पड़े कैलाश विजयवर्गीय बहुत आसानी से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकते हैं। इसलिए मेरा ऐसा आकलन है कि इस खंडवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय को मौका दे सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहरहाल ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, कब उम्मीदवारी घोषित होगी, कौन उम्मीदवार बनेगा, पर कयास लगाए जाने चाहिए। और आपकी बात बहुत दमदार है, इसलिए कि सारी संभावनाओं को सोचकर आपने इस बात को कहा है। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मेरा ये दायित्व भी है कि जितने पहलू हैं खंडवा उपचुनाव से संबंधित वो तो श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने रहने चाहिए, पाठकों के सामने आने चाहिए। बिल्कुल सही है। अरविंद जी, सुहास भगत जी का असम जाना किस बात का संकेत है? देखिए, सुहास भगत जी इन दिनों असम में हैं। असम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी सरकार बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है वहां पे। और असम के चुनाव की बागडोर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप रखी है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र के 2 बड़े लीडर्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बड़े विश्वास पात्र माने जाते हैं। और सुहास भगत वहां पर चुनावी रणनीति को मैदान में उतारने के लिए तैनात किए गए। लेकिन एक चर्चा बड़ी जोरों पर है। वो चर्चा ये है कि सुहास भगत को पार्टी और अहम भूमिका में ला सकती है, और वो अहम भूमिका हो सकती है 7 सिस्टर्स यानी जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं वहां का संगठन प्रभारी उन्हें बनाया जा सकता है। अभी उन्हें भेजा गया है चुनावी कामकाज के लिए, और मुझे लगता है कि चुनाव पूर्ण होने के बाद और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का परिदृश्य स्पष्ट होने के बाद एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सुहास भगत की सेवाओं का उपयोग मध्य प्रदेश के बजाय नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में करे, क्योंकि वहां पार्टी को मजबूत करना केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। और मध्य प्रदेश तो ऐसा है कि स्थापित राज्य, हम देख रहे हैं लंबे समय से यहाँ पे
कृष्ण मुरारी मुर्गे के बाद कप्तान सिंह सोलंकी आया, उनका माखन सिंह जी आए, उसके बाद जो है अरविंद मेनन आए, अरविंद मेनन के बाद सुहास भगत आ गए, और सुहास भगत के साथ साथ संगठन मंत्री के रूप में हितानंद शर्मा सेवाएं दे रहे हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश तो स्थापित राज्य है, यहाँ तो जो भी संगठन मंत्री बनता है वो वैसे ही ग्रूम हो जाता है, उनकी मतलब परिपक्वता उनमें आ ही जाती है, क्योंकि जिस प्रदेश के संगठन को कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा जैसे नेताओं ने वो किया हो, ग्रूम किया हो, बनाया हो, मजबूत किया हो, वहां पर संगठन चलाना काम आसान है। तो मुझे लगता है कि सुहास भगत का जो परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में रहा है वो केंद्रीय नेतृत्व की नजर में है, और हो सकता है कि उन्हें वहां पर मतलब एक तरह से सुहास भगत की तरक्की ही होगी यदि उन्हें नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों का प्रभारी बनाकर उनका मुख्यालय आसाम बनाया जाता। अरविंद जी, एक बात बड़ी चौंकाने वाली है, आपने माखन सिंह जी से लेके अरविंद मेनन से लेके सुहास भगत तक के नाम लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब संगठन मंत्री अपने दायित्व को पूरा करने के लिए 1 से 2 वर्ष लगते हैं, एक चुनाव लगता है, 2 चुनाव लगते हैं, और जब वो परिपक्व हो जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कहाँ क्या संगठन के लिहाज से कौन उचित है कौन अनुचित है, तो उसे उठाकर ट्रांसफर कर दिया जाता है या कहीं और भेज दिया जाता है। ये लगातार देखने में हमें आ रहा है। तो और फिर जैसे आपने कहा हितानंद शर्मा जी आ गए, तो हितानंद शर्मा जी के आने के बाद उन्हें भी वक्त लगेगा, तब तक एक चुनाव नगर निगम का आ जाएगा, तो ऐसी चीजें चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय इस किसी संगठन मंत्री को दिया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें निश्चित तौर पर सुहास भगत को मध्य प्रदेश में बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि नगरीय निकाय के पंचायत के चुनाव है और इसमें कहीं ना कहीं संगठन की भूमिका बड़ी अहम रहती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के बारे में लिखा है कि वे दोस्ती निभाने में पूरी शिद्दत के साथ दोस्ती निभाते हैं, क्या कहना है उसके बारे में? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह का कई मामलों में कोई हानि नहीं है, और विशेषकर संबंध निभाने में संबंध बहुत शिद्दत के साथ निभाते हैं। महेश भाई की बात करें, महेश भाई इन दिनों अस्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है, और बाकायदा दिग्विजय सिंह उनके इलाज पर नजर रखे हुए हैं। उनके पुत्र पिंटू जोशी से संपर्क में है, जहां भी आवश्यकता होती है दिग्विजय सिंह उनके मददगार की भूमिका में रहता है। अभी पिछले दिनों ही महेश भाई को इलाज के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो दिल्ली नहीं जा पा रहे थे। तो दिग्विजय इतनी मतलब आप देखिए, इतनी चिंता कौन अपने सहयोगी करता है कि दिग्विजय सिंह ने दिल्ली के डॉक्टर से बात की, डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, उनको यही इंदौर दिल्ली लाना पड़ेगा, कुछ ऐसे इंजेक्शन लगना थे जो दिल्ली में ही उपलब्ध होते हैं और वो उसी हॉस्पिटल में उपलब्ध होते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने संपर्कों का, अपने प्रभाव का उपयोग कर अंततः अस्पताल प्रबंधन को राजी किया, और इंजेक्शन जो है उन्होंने इस बात के लिए तो तैयार हो गए कि हम इंजेक्शन जो है उनको भोपाल पे लग जाएंगे यदि वहां उचित व्यवस्था हो जाए, और भी लगातार संपर्क में है। जबकि आपको मालूम होगा कि महेश भाई उन नेताओं में जो मौका आने पे दिग्विजय सिंह को खरी खोटी भी सुना देते हैं। मैं कई मौकों पर इसका साक्षी रहा हूं, जब अपने तीखे तेवर के लिए जाने वाले महेश भाई ने दिग्विजय सिंह को भी खरी खोटी सुनाने से परहेज नहीं किया। तो बड़ा मतलब वो दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी अपने क्षेत्र के लोगों का, खासकर बीमारी और शिक्षा के मामले में बड़ा ध्यान रखते थे अपने क्षेत्र के लोगों का, और अभी भी वो भले ही राज्यसभा के सांसद है लेकिन उनका एक प्रभाव है, और अपने मित्रों का, चाहे वो महेश जोशी हो, रामेश्वर निकरा हो, या और उनके राजनीति के जो समकालीन साथी हैं या उनसे जो वरिष्ठ हैं जिन्होंने राजनीति में, इनसे दिग्विजय सिंह को लगता है कि मैंने राजनीति में कुछ सीखा है, उनकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और महेश जोशी की जिस तरीके से इन दिनों वो मदद कर रहे हैं, वो एक बहुत मतलब ऐसा उदाहरण है, ऐसा बिरला ही राजनीति में होता है कि अपने किसी साथी के लिए कोई नेता इतना मददगार साबित। सही कहना। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महेश जोशी अपने आप में एक अलग किस्म के नेता हैं। वे भी अपने संबंधों और रिश्तों को जब तक जिस व्यक्ति की जितनी मदद करना होती है बाकायदा करते रहे, और दिग्विजय सिंह जी ने भी वही रिश्ता निभाया। महेश जोशी की अपनी एक शैली है राजनीति की, जिसके लिए वे पूरे प्रदेश में नहीं देश में जाने जाते हैं। बहरहाल अरविंद जी, जिस तरह से महेश जोशी को लेकर आपने बात कही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर हम बात करें तो दत्तात्रेय होसबोले और वी.डी. शर्मा जी के कनेक्शन को लेकर भी लिखा है। देखिए, दत्तात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अब नंबर 2 की भूमिका में आ गए हैं, और उनका नंबर 2 की भूमिका में आना वी.डी. शर्मा के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब दत्तात्रेय होसबोले 95 से 2003 के दौर में, जब दत्तात्रेय होसबोले विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, तो वी.डी. शर्मा विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री थे।
और स्वाभाविक है कि उस दौर में जो दोनों के संबंध थे, जिस तारतम्यता के साथ काम करते थे, बहुत अच्छा इनका गठजोड़ था, बहुत अच्छा काम उस दौर में विद्यार्थी परिषद ने किया। और वीडी शर्मा को उसी दौर में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई पहचान मिली थी। मूलतः संघ के व्यक्ति थे, विद्यार्थी परिषद का काम सौंपा बहुत अच्छे से निभाया। अब जब दत्तात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हो गए हैं, ऐसी स्थिति में वीडी शर्मा को बहुत फायदा मिलना है, क्योंकि देखिए आप, एक तो जनरेशन गैप का भी वो रहता है। अब दोनों एक ही करीब करीब ये माना जाए दोनों एक साथ काम कर चुके हैं। जनरेशन मतलब उम्र में भी कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा अंतर दोनों का है, और एक अच्छी तारतम्यता है, तो निश्चित तौर पर वीडी शर्मा को फायदा मिलेगा। और वीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपने पांव मजबूत कर रहे हैं, और जिस शैली में वो काम कर रहे हैं उसकी बड़ी चर्चा है। तो ऐसी स्थिति में जब दत्तात्रेय होसबोले, जिन्हें दत्ता जी के नाम से जाना जाता है, यदि उनके मददगार की भूमिका में आ गए और उससे अच्छा उन्हें सपोर्ट मिला, तो निश्चित तौर पर इससे वीडी शर्मा का कद बढ़ना, और वीडी शर्मा का जो बढ़ता कद है वो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के लिए ईर्ष्या का कारण भी बन सकता है। सही बात है, ईर्ष्या का कारण बन सकता है। वीडी शर्मा की अपनी एक अलग कार्यशैली है और वे नए तरीके से एक राजनीति कर रहे हैं, संगठन में युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, तमाम सारी खूबियां उनके साथ है और संगठन से लंबे समय से विद्यार्थी परिषद के समय से जुड़े हुए हैं। बहरहाल अरविंद जी, इस समय जो देखा जा रहा है कि पुलिस अधिकारी और कबाड़ी के रिश्तों को लेकर भी आपने लिखा है। देखिए, आपको ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें जबलपुर का एक सलीम कबाड़ी है, वो शहडोल रेंज के एडीजी जी जनार्दन से जिस शैली में बात कर रहा था, उसने सबको चौंका दिया था कि आखिर एक कबाड़ी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो एक एडीजी रैंक के अधिकारी से इस पर बात कर। और यही जो नया ताजा घटनाक्रम है वो भी मुझे लगता है कि इसी कबाड़ी से जुड़ा हुआ है। दरअसल अनूपपुर जिले में कोलफील्ड कंपनियों का बड़ी, मतलब बहुत कबाड़ पड़ा हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा काम है कोलफील्ड कंपनियों का, और खासकर नॉर्दर्न कोलफील्ड का जो है बड़ा काम अनूपपुर और उसके आसपास है। और वहां पर कबाड़ियों के जो कबाड़ चोर जो रहते हैं, इनके बड़े बड़े गिरोह सक्रिय। पिछले दिनों अनूपपुर क्षेत्र में एक गिरोह के 30-35 लोगों ने, जब वो कबाड़ चुराने गए थे, तो पुलिस ने वहां पे छापा मार दिया। हालांकि पुलिस में कम संख्या में लोग थे, तो वो असरकारक कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन 2-3 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया। मतलब चौंकाने वाली जो इसमें बात यह है कि एडीजी स्तर के अधिकारी एडीजी जी जनार्दन का दबाव, थाना प्रभारी घायल हो गए, 3 आरक्षक घायल हो गए, लेकिन एडीजी जी जनार्दन का दबाव इस बात के लिए था कि इस मामले की कायमी में कहीं भी हमला शब्द ना। पहली बात तो उसने सबको चौंका कि ऐसा क्यों। दूसरा ये कि केवल 4 लोगों के खिलाफ कायमी इस मामले में हो पाई, जो 25 लोग हमलावर की भूमिका में थे, उनमें से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केवल कायमी हो पाई। तो बड़ा चौंकाया हुआ इस पूरे घटनाक्रम ने कि आखिर अपने मातहतों की मदद करने के बजाय एडीजी जी जनार्दन ने जो हमलावर थे उनके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दर्शाई। और चर्चा ये भी है कि इसलिए सहानुभूति दर्शाई गई कि इन लोगों का संबंध उसी जबलपुर के सलीम कबाड़ी से है, जिसने एक बार अपनी गाड़ी पकड़े जाने पर जी जनार्दन को के साथ बहुत ही हल्के शब्दों में बात की। अरविंद जी, नगरीय निकाय चुनाव जो है वो आगे बढ़ गए हैं, उसको लेकर भी आपने लिखा है, तमाम दावेदारों को लेकर वो अलग अलग जगह सक्रिय हो गए हैं। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव हाईकोर्ट की ग्वालियर और इंदौर बेंच के 2 अलग अलग आदेशों के बाद नगरीय निकाय चुनाव आगे बढ़ना तय है। और यही कारण है कि जिन लोगों को चुनाव लड़ना था या जिन्हें चुनाव लड़वाना था, उनमें से ज्यादातर अब बंगाल और आसाम में जो विधानसभा चुनाव है वहां पर मोर्चा संभाल चुके हैं। और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब चुनाव जो स्थगित होंगे वो अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर में होंगे। लेकिन मेरी ऐसी जानकारी है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का अंतिम दौर समाप्त होगा, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। सरकार बहुत डिले नहीं करना चाहती है इन चुनाव को, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसको ज्यादा डिले करने के पक्ष में नहीं है। तो इसलिए अटकलें भले ही सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चुनाव के जाने की लगाई जा रही हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही बंगाल के चुनाव अंतिम दौर में आएंगे, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो है अधिसूचना जारी हो सकती है, ऐसा मेरा आकलन है।
डीएवीवी के प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह के कुलपति बनाए जाने की कहानी भी लिखी है, वे क्या है? देखिए, अखिलेश कुमार सिंह बहुत आला दर्जे के शिक्षाविद हैं और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ईएमआरसी में डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने उससे एक नई ऊंचाई। जिस दौर में वो यहाँ डायरेक्टर थे तब प्रोफेसर डीपी सिंह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति थे और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रहते हुए डीपी सिंह के जो संबंध अखिलेश कुमार सिंह से बने वो अब मुझे लगता है कि उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुए। इन दिनों डीपी सिंह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं और किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति चुनने में यूजीसी की बड़ी अहम भूमिका रहती है। एक नॉमिनी रहता है यूजीसी का असल में जो बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो इलाहाबाद के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में असल में दो यूनिवर्सिटी है, एक प्रयागराज विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में है और दूसरा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय जो कि आरएसएस के सरसंघ चालक रहे रज्जू बाबू की स्मृति में, रज्जू भैया की स्मृति में स्थापित किया गया। वहां पर जब कुलपति पद के चयन का मामला आया और उस पर प्रोफेसर अखिलेश सिंह की दावेदारी आई तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की चूंकि भूमिका बड़ी अहम होती है, उनका एक नॉमिनी वहां रहता है तो उसका फायदा अखिलेश सिंह को मिला और वो प्रयागराज अपने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए। इंदौर के लिए बड़े गर्व की बात है, इंदौर के कई शिक्षाविद देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कुलपति की भूमिका में रहे हैं, तो इंदौर के लिए बड़ी गर्व की बात है कि प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह जो है वो प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति बने। पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो संबंध रहते हैं वो कहीं ना कहीं काम आते हैं और विशेषकर डॉक्टर डीपी सिंह से जिन लोगों के संबंध है, जैसे प्रोफेसर रजनीश जैन को उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सचिव की भूमिका में रख रखा है। अलग अलग भूमिका के लिए उन्होंने अपने साथियों को जो उनके साथ पहले काम कर चुके हैं उनको मौका दिया। विवेक शरण जी जज बन गए, पुष्पेन कौरव को लेकर आपने लिखा है कि उनकी संभावनाएं वापस बन रही है, क्या है यह मामला? देखिए, बहुत छोटी सी मतलब संभावनाएं बहुत नगण्य है पर संभावनाएं हैं, क्योंकि पुरुषेंद्र कौरव का ऐसा कहा जा रहा है कि उनका जो हाईकोर्ट जज नहीं बन पाया उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि उनके साथ एज फैक्टर रहा, उन्होंने अभी 45 कंप्लीट नहीं किया और यदि पुरुषेंद्र कौरव इस एज में हाईकोर्ट जज बन जाते तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए भी उनकी दावेदारी रहे, क्योंकि बड़ा लंबी पारी उन्हें खेलने को मिलेगी न्यायिक क्षेत्र में। तो चूंकि और कोई प्रतिकूल टिप्पणी यदि उनके नाम पर होती तो फिर उनका हाईकोर्ट जज बनना संभव नहीं था, लेकिन ऐसी अंदर खाने की चर्चा है कि चूंकि उम्र के कारण यह स्थिति बनी है, ऐसी स्थिति में पुरुषेंद्र कौरव को हाईकोर्ट जज के लिए मौका मिल सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशें विधि मंत्रालय के पास आएगी, वहां से राष्ट्रपति के पास आएगी, तो इस दौर में हो सकता है कि एक संभावना बन रही है कि पुरुषेंद्र कौरव को मौका मिल जाए हाईकोर्ट जज पद। डीजीपी विवेक जौहरी साहब के बारे में आपने लिखा है कि वे बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्या कारण? देखिए, डीजीपी विवेक जौहरी बहुत हाई प्रोफाइल अधिकारी हैं और जो व्यक्ति एक बार बीएसएफ जैसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्स का डीजी रह ले, उसके लिए मध्य प्रदेश का डीजी पद मतलब कोई बहुत मायने नहीं रखता। पर चूंकि एक स्टेट का डीजी बनना भी अपने करियर में हर अधिकारी का ड्रीम रहता है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर डीजी बनने को तैयार हो। तो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, अपने काम से काम का मतलब रखते हैं, ज्यादा उनको कुछ किसी से वास्ता नहीं। लेकिन इन दिनों उनके स्वभाव की बड़ी चर्चा है, जिस तरह से अधिकारी जब उनसे मिलने जाते हैं और वो जिस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। एक आईजी उनसे मिलने गए, कैसे आए थे, उन्होंने कहा सर ऐसे ही आ गया था, कटसी कॉल करने आया, भाई तो उनको उन्होंने कह दिया कि भाई आपकी पोस्टिंग तो पॉलिटिकल पोस्टिंग है। एक डीआईजी मिलने गए उनसे तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई जब तक मैं डीजी हूं तब तक तो आपको वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी जो मैं चाह रहा हूँ। तो बड़ी चर्चा है इस तरह के उनके व्यवहार की कि आखिर क्यों विवेक जौहरी जैसे संजीदा व्यक्ति इन दिनों ऐसा व्यवहार कर। शहर कांग्रेस अध्यक्ष से नाराज है, तीखे तेवर अख्तियार किए हुए। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव में इंदौर से महिला कांग्रेस के बैनर तले जो दावेदारियां सामने आ रही है और उसको लेकर शहर कांग्रेस का जिस तरह से नकारात्मक रवैया है, उसको लेकर शशि यादव काफी खफा है। अपने तीखे तेवरों का एहसास वो समय समय पर पार्टी के आयोजनों में कराती रहती है। पिछले दिनों वो पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा से मिली, तब भी उनकी ये पीड़ा थी कि आखिर महिला कांग्रेस की सुध कब लेगा। हमारी नेत्रियां पूरे समय संघर्ष करती हैं, आपके आंदोलन प्रदर्शन में उनकी भागीदारी रहती है, पार्टी का नेतृत्व कहता है कि हमें एक परसेंटेज में टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी उपेक्षा होती है। तो जिस स्वर में वो बात कर रही हैं, जो उनका आक्रोश है, वो हो सकता है कि विनय बाकलीवाल को किसी सार्वजनिक स्थान पर भारी पड़ सकता है।
अरविंद जी, राजनीतिक खबरें हो गई, प्रशासनिक खबरें हो गई, और मीडिया जगत की खबरें क्या है खास? देखिए, सुधीर अग्रवाल सामान्यतः अपने संपादकीय साथियों से बहुत ही संजीदगी से बात करते हैं, वो पूरा उन्हें सम्मान देते हैं, जितना सम्मान भास्कर ग्रुप में संपादकों को या स्टेट एडिटर्स को मिलता है, लेकिन वो दूसरों को नहीं मिल पाता। लेकिन पिछले दिनों एक ऑनलाइन मीटिंग में सुधीर अग्रवाल, जो उन्होंने एडिटर्स और स्टेट एडिटर्स के लिए रखी, उनमें उस मीटिंग में वो जो है अपने स्टेट एडिटर्स पे बुरी तरह नाराज हो गए। उनकी सबसे ज्यादा नाराजगी रही मध्य प्रदेश के स्टेट एडिटर अवनीश जैन को लेकर, और सुधीर अग्रवाल उस वर्चुअल मीटिंग में जिस तरह के तेवर अपनाए हुए थे, जिस तरह की बात सुधीर जी कर रहे थे, जिस अंदाज में बात कर रहे थे, और जिस तरह की फटकार उन्होंने अवनीश जैन को लगाई, उससे दूसरे एडिटर्स का छूटना स्वाभाविक था। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के स्टेट एडिटर भी सुधीर जी के निशाने पर रहे, और उन्होंने जो है बहुत ज्यादा नाराजगी जताई। तो सुधीर अग्रवाल की ये नाराजगी क्यों हुई है, क्या कारण है, ये इन दिनों भास्कर समूह में चर्चा का विषय बना। दूसरी खबर ये है कि जी से 2 बड़े स्तंभ ढह गए। हरीश दिवेकर ने जो है वो आनंद पांडे के साथ एक डिजिटल फोरम ला रहे, प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, तो उन्होंने चीज छोड़ दिया। और संदीप भमरकर जो है, जो बहुत ही अच्छे पत्रकार माने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो न्यूज 24 के रीजनल चैनल के मध्य प्रदेश के हेड हो गए। तो अब सबकी निगाहें हैं कि मध्य प्रदेश में किसको मौका मिलता है। जी बड़ा प्लेटफॉर्म है, जी एमपी सीजी की बड़ी व्यूवरशिप है, आप तो जानते ही हैं, तो किसको मौका मिलता है, इसकी बड़ी चर्चा मीडिया के क्षेत्र में है। इंदौर के मृदुभाषी अखबार को एक संपादक की तलाश है, और इंदौर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथी वहां प्रयासरत हैं, देखते हैं किसको मौका मिलता है। कुछ लोगों की मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हो चुकी है, कुछ लोगों की मीटिंग अभी होना बाकी है। भोपाल में दैनिक भास्कर के बहुत ही अच्छे युवा सक्रिय पत्रकार थे प्रिंस गाबा, उन्हें जो है भास्कर मैनेजमेंट ने अब दिल्ली में मुंबई में मौका दिया है। वो मुंबई में जब अब जो है भास्कर के लिए रिपोर्टिंग करेंगे, और खासकर फिल्म लाइन, मुंबई में फिल्म लाइन बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो प्रिंस गाबा जो है वो संभवतः मुंबई में दैनिक भास्कर के लिए अब काम करेंगे। तो ये मीडिया क्षेत्र की कुछ खबरें थी जिनको लेकर बड़ी, इंदौर में कुछ अपना ब्यूरो तलाश रहा है जी। न्यूज 24 को इंदौर में अपने ब्यूरो चीफ की तलाश है। हेमंत शर्मा जो है, जो पहले जी न्यूज के स्टिंगर थे, वो तो न्यूज 24 से जुड़ चुके हैं, लेकिन उनको अभी एक ब्यूरो चीफ की तलाश है। और आदित्य प्रताप सिंह जो पहले न्यूज नेशन के ब्यूरो चीफ थे, उनसे उनकी चर्चा भी। तो ये थी तमाम सारी खबरें जिन पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी आपको जानकारी दे रहे थे, खबरों के अंदर की खबर बता रहे थे, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र की हो, प्रशासनिक क्षेत्र की हो या मीडिया जगत की हो। बहरहाल अरविंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।